नेक्स्ट चैप्टर देखना है हमें वर्क, एनर्जी एंड पावर। राइट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। बहुत सारे थ्योरम हम सीखेंगे या बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो थ्रू आउट द फिजिक्स काम आने वाला है कहीं ना कहीं, है ना। तो चैप्टर का नाम डालना है वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखो बेटा, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें तो वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन, ये चार टॉपिक हैं जो इसी में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम एक ही है, वर्क, एनर्जी, पावर, पर इसमें कोलिजन भी क्या है, साथ में दिया हुआ है। लेकिन कोलिजन अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो यहां पे हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट यूनिट की तरह कंसीडर करते हैं और अलग से पढ़ते हैं उसको। अब पढ़ने का जो तरीका रहेगा, ये भी चैप्टर सिर्फ इतने टॉपिक भी अपने आप में थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, तो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा पहले मैं वो समझा दे रहा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, क्या होता है, कितने वेराइटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब हम वर्क के बारे में सीख जाएंगे तो फिर हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। वर्क एनर्जी में एंड एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। जब हम इसको सीख जाएंगे फिर हम अगला पार्ट, एनर्जी वाला पार्ट देखेंगे, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या करेंगे, सीखेंगे। एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीख जाने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, पावर के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखना है वर्क के बारे में, फिर देखना है वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन, फिर देखेंगे एनर्जी के बारे में, फिर देखेंगे पावर के बारे में। एनसीईआरटी में इसी में दिया हुआ है कोलिजन। कोलिजन को हम क्या करेंगे, सेपरेट देखेंगे, अलग से देखेंगे। जब हम कोलिजन का टॉपिक क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, तो ठीक उसी टाइम पे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो मॉड्यूल में या बुक्स में हो सकता है तुमको एनएलएम में मिले, हम उसको सॉल्व करेंगे कहां पे, कोलिजन के टाइम पे। राइट, तो टॉपिक थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, पर जितने भी टॉपिक हैं जो पढ़ना है वो हर जगह पे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे कहां पे, कोलिजन के टाइम पे। क्लियर है ये? अब समझो, सिंस वर्क को एनर्जी और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों की जो यूनिट है एज वेल एज दोनों का जो डायमेंशन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। सबसे पहले हमें देखना है क्या, वर्क के बारे में। अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से क्या करें देखें, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहां पे एफ है फोर्स और एस है क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये ऑलरेडी हमने क्या किया, सीखा हुआ है कि जहां पे भी डॉट प्रोडक्ट होगा उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये हो गया कि उसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। तो वर्क डन हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी। राइट, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अगर इसी को हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जा सकता है एफ एस कॉस थीटा। राइट, एफ एस कॉस थीटा। तुरंत देखते के साथ हमारे दिमाग में आना चाहिए कि किसमें कितनी वेराइटीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हमको क्या करने, देखने हैं। सबसे पहला वेराइटी जो हमारा बनेगा वो सीधा सीधा बनेगा किससे, फॉर्मूले पे बेस्ड। राइट, जहां पे हमें फोर्स देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है उसके बेस पे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा हमने देखा कि यहां पे हमें एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर दिख रहा है, मतलब वेक्टर पे बेस्ड या डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, अगर यही फोर्स वेरिएबल हुआ, फोर्स वेरिएबल और फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है वो भी हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। अगर ये फोर्स वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा, अगर मैं फोर्स को y एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस में ले लूं तो y इंटू एक्स करने से मुझे क्या मिल रहा है, वर्क डन। और जब जब हमें y इंटू एक्स करना होता है हम क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ग्राफ पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, हमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन क्या करने, देखने हैं। 4 वेराइटी के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले हम थोड़े से इसके यूनिट्स की बात कर ले रहे हैं। ध्यान रखना है बेटा, जो जो यूनिट की बात मैं वर्क में कर रहा हूं, ये सारे यूनिट की बात मैं एनर्जी में भी कर सकता हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो जितनी यूनिट हम वर्क के बारे में देख सकते हैं उतनी ही यूनिट हम एनर्जी के बारे में देख सकते हैं। कोई यूनिट ज्यादा वर्क में यूज किया जाता है, किसी यूनिट को ज्यादा हम क्या करते हैं, एनर्जी में यूज करते हैं, लेकिन यूनिट सारे ही ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की। राइट, एसआई यूनिट जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं क्या, जूल। सिंबल लिख सकते हैं जे। 1 जूल का मतलब होता है जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दें और दोनों के बीच का एंगल कितना रहे, 0 डिग्री, तो 1 न्यूटन 1 मीटर cos 0 की वैल्यू 1,
तो वर्क डन हो जाएगा 1 जूल। मतलब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैंने उसको पकड़ा, 1 न्यूटन का फोर्स लगा के मैं उसको अपनी जगह से 1 मीटर तक क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया है, तो जितना भी वर्क मैंने किया होगा दैट इज नोन एज 1 जूल, उसी को हम बोलेंगे 1 जूल। इसी तरह से हमारे पास सीजीएस यूनिट होता है। जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, अर्ग। 1 अर्ग का मतलब होता है अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में 1 डाइन का फोर्स लगा के उसको 1 सेंटीमीटर तक क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। 1 डाइन का फोर्स लगा है, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया, तो मैंने जो वर्क किया है दैट इज नोन एज 1 अर्ग। हमेशा जो भी दूसरी यूनिट पढ़ो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना सीखो। तो 1 जूल जो हम क्या करते हैं, लिखते हैं, वो होता है कितना, 10⁻⁷ अर्ग, राइट, 10⁻⁷ अर्ग। इसी तरह से हमारे पास एक क्लासिकल यूनिट है, राइट, क्लासिकल यूनिट, जिसको मोस्टली हम हीट में यूज करते हैं, बट सिंस हीट एक एनर्जी है और एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है वर्क में, उसको हम यहां पे क्या कर रहे देख रहे हैं, राइट। क्लासिकल जो बहुत पहले यूज करते थे, आज भी हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज कैलोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूज बोलते हैं क्या, CAL, राइट, कैलोरी। 1 कैलोरी जो होता है ये होता है 4.18 जूल, या कैलकुलेशन पर्पस से अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 4.2 जूल। अब 1 जूल का मतलब पता है, 1 अर्ग का मतलब पता है, 1 कैलोरी का मतलब क्या हुआ, तो समझो बेटा, 1 कैलोरी का जो डेफिनेशन है वो बहुत जरूरी है। वो तुमसे हो सकता है सीधे सीधे 1 कैलोरी का डेफिनेशन पूछ ले। रीजन ये है कि 1 कैलोरी का डेफिनेशन एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है, बट यहां पे नहीं, ये तुमको मिलेगा जब कैलोरीमेट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे, राइट, कैलोरीमेट्री वाला। एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम दिया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, याद आ रहा है 11th क्लास में, सेकंड बुक में कैलोरीमेट्री वाला जो टॉपिक है उसके नीचे में 1 कैलोरी का मीनिंग क्या होता है वो दिया हुआ है। तो पहले मैं वो समझा दे रहा, जब तुम यहां पे आओगे तो मैं इसका डेफिनेशन भी क्या कर दूंगा, लिखा दूंगा। अज्यूम करो कि मैंने एक कंटेनर में क्या कर लिया है, पानी ले लिया है, और पानी भी फिक्स्ड अमाउंट है, ये है 1 ग्राम, राइट, 1 ग्राम पानी ले लिया है। अब इसे 1 ग्राम पानी के लिए मैंने क्या किया, थर्मामीटर डाल दिया। अगर मैंने इसमें थर्मामीटर डाला है तो भाई इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, कुछ भी होगा। लेट्स से इन जनरल मैंने बोल दिया कितना, ये T डिग्री सेल्सियस, मैंने मान लिया T डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको हीट करना शुरू कर दिया मैंने। जब मैं इसे हीट करूंगा तो इसमें मैं क्या दूंगा, राइट, एनर्जी दूंगा, हीट एनर्जी दूंगा, और जैसे जैसे मैं इसे एनर्जी दूंगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मुझे सिर्फ ये देखना है कि कब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाता है। अगर पहले T था तो अब हो जाना चाहिए T+1 डिग्री सेल्सियस। तो जितना हीट मैंने दिया है दैट इज नोन एज 1 कैलोरी। मतलब यह हुआ 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा वही कहलाएगा क्या, 1 कैलोरी। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैंने तुमसे बोला कि इनमें से कौन सा डेफिनेशन सही है, और मैंने सीधा बोल दिया कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो भी हीट दिया है वो 1 कैलोरी, सही या गलत, सही है। तुम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओ चाहे 1 केल्विन से बढ़ाओ, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर नहीं होता, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के चेंज के बराबर होता है। ऐसा मैंने सिखाया हुआ है जब हम यूनिट एंड डायमेंशन की बात कर रहे थे। एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर नहीं होती, पर चेंज वाली जो वैल्यू वो क्या है, बराबर होती है, राइट। तो हम यहां पे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो चाहे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएं चाहे 1 केल्विन से बढ़ाएं, वो क्या होगा, सेम होगा, और वही कहलाएगा 1 कैलोरी। क्लियर है ये। इस पे एक और क्वेश्चन आएगा, वो मैं तुम लोगों को कैलोरीमेट्री के ही टाइम पे कराऊंगा, अदरवाइज हम रास्ते से भटक जाएंगे और हीट ज्यादा पड़ने लग जाएंगे। फिलहाल ये, इसके अलावा एक और यूनिट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मोस्टली यूज करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, क्योंकि ये काफी छोटी यूनिट है। ध्यान दो बेटा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, Q इंटू V, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज, राइट। और कितने चार्ज को मैं कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट करा रहा हूं वही मुझे बताएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर चार्ज के जगह पे मैं ले लूं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्टेज के जगह पे ले लूं 1 वोल्ट, तो वही पोटेंशियल एनर्जी कहला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, और जो यूनिट एनर्जी की हो सकती है वही यूनिट वर्क की भी हो सकती है।
तो अगर मैं इसके जगह पे क्या लूं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 1 वोल्ट, यही रहेगा, वो कहला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज वो हो जाएगा जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से जब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट कराते हैं, तो जो भी एनर्जी होती है दैट इज नोन एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी कन्वर्जन पता होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास एक और यूनिट होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, तो अगर कहीं पे लिखा है 1 किलोवाट आवर, तो किलोवाट हो गया किसमें, पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम हो जाएगा एनर्जी या वर्क डन, राइट, क्योंकि पावर का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क डन मल्टीप्लाइड बाई टाइम, सॉरी पावर इंटू टाइम, गलत कह दे रहा मैं, सॉरी। अगर पावर को हम लिख रहे हैं क्या, वर्क डन बाई टाइम, तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो ये हो गया पावर और ये हो गया टाइम, दोनों मिलके क्या है, राइट, वर्क डन या एनर्जी। तो किलोवाट आवर भी हमारा किसकी यूनिट है, वर्क डन का। अब ये कितने जूल के बराबर होता है, तो किलोवाट को लिख सकते हैं 10⁻³ वॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर को लिख सकते हैं हम 3600 सेकेंड। तो इसको लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड को लिखा जा सकता है जूल। तो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6। इतने अलग अलग टाइप के यूनिट्स यहां पे हो सकते हैं, राइट, जो हो सकता है वर्क डन यूज करे, हो सकता है हीट एनर्जी भी यूज करे, हो सकता है मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी के लिए यूज करे, पर कहीं भी यूज किया जा सकता है। क्लियर है ये, राइट। इसको लिखते जाओ, जब 1 कैलोरी पे तुम पहुंचोगे तो बताना, इसका डेफिनेशन लिखा दूंगा मैं, जो कि जरूरी है। करो इसे, 1 कैलोरी का डेफिनेशन लिखो। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड to raise the temperature of 1 gram water, amount of heat needed to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as 1 calorie is known as 1 calorie। तुम चाहो तो ब्रैकेट में अपने हिसाब से लिख सकते हो कि ये वापस आएगा जब हम क्या पढ़ेंगे, कैलोरीमेट्री, या वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, पूरा नोट कर लो जल्दी से। तो हमें यहां पे 4 वैरायटीज के क्वेश्चन देखना है सिर्फ और सिर्फ वर्क डन में, राइट, वैरायटीज 4 है। तो पहला जो हमारे पास केस है, राइट, इसको डाल सकते हो, तुम लिख सकते हो इसे, केस 1, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड जो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन होगा। जब फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान इस चीज का रहना है, सबसे पहले तुमको फोर्स निकालना है कि भाई फोर्स कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, वो तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब सिंस जो वर्क डन है वो cos थीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, इसलिए हमारा वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0 3 हो सकता है। तो क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम ये तीनों केसेस भी क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। लेट्स से पार्ट ए हमने बोला, पार्ट ए हम ले रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन। अब वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या रहे, लेस देन 90 डिग्री, राइट, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। पहले क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल हमने ऐसा ले लिया कि यहां पे मेरे पास एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जिसपे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। जब मैंने इस पे क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से 2 मीटर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और मैंने तुमसे बोला फाइंड द वर्क डन। तो पहली चीज, अगर मैं तुमसे इतना लैंग्वेज यूज करूं कि फाइंड द वर्क डन, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है। सिर्फ इतना बोलना कि फाइंड द वर्क डन, ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि वर्क फोर्स करता है, और यहां पे कितने फोर्स दिख रहे हैं हमें,
कितने फोर्स दिख रहे हैं? 3 फोर्स दिख रहे हैं, टोटल 3 फोर्स है। पहला तो ये 10 न्यूटन जो लग रहा है वो, दूसरा 50 न्यूटन का इसका वेट, राइट, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन जो इस पर्टिकुलर केस में 50 से कम है। याद करो, सिखाया हुआ है, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो क्वेश्चन सही तरीके से ये होना चाहिए कि वर्क डन बाय विच फोर्स। भाई तीनों फोर्स अलग अलग वर्क कर सकते हैं, रीजन ये है कि तीनों फोर्स की वैल्यू अलग है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अलग है। तो कायदे से क्वेश्चन होना चाहिए वर्क डन बाय विच फोर्स। अब ये भी समझो बेटा, कायदे से तो हमको पता है ये होना चाहिए, लेकिन हर जगह पे कायदा मिलता नहीं है। कई बार जब तुम इधर उधर के बुक्स क्या करोगे, देखोगे तो इसी तरह से बस डायग्राम दे देगा और बोलेगा फाइंड द वर्क डन। अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो तो इसका मतलब है कि जिस फोर्स को उसने क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है, जिसको लिख रखा है, हो सकता है वो उसी फोर्स से वर्क डन पूछना चाह रहा हूं। तो अगर नहीं भी मेंशन रहे और किसी फोर्स को इंडिकेट कर रखा है तो तुम उसी फोर्स से निकाल दो, वो वही पूछना चाह रहा है। बट समझना है कि इसमें मोर देन 1 फोर्स लग रहे हैं और अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग वर्क डन हो सकता है। तो प्रॉपर क्वेश्चन होता है वर्क डन बाय विच फोर्स, जो हम आगे जाके क्या करेंगे और देखेंगे। तो मान लो मैंने तुमसे बोला कि वर्क डन बाय 10 न्यूटन कितना होगा, तो यार हम सीधा सीधा बोलेंगे हमारा जो फोर्स है वो कितना है? 10 न्यूटन है। जो एंगल है, जो एंगल है वो फिलहाल कितना है? 60 डिग्री, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी? तो सिंपल सा हो गया हमारे पास 10 इंटू 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर आ जाएगा कितना? राइट, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी वो नहीं। इसी तरह से सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा पार्ट बी, 0 वर्क डन, राइट, 0 वर्क डन। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, उसके बावजूद वर्क डन 0 है, इसका मतलब है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। और ऐसा तब होगा जब थीटा की वैल्यू, तो अगर 90 डिग्री पे फोर्स लग रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो अगर मान लो सेम यही क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये हो गया 5 kg, यहां पे मैं फोर्स लगा रहा कितना? 10 न्यूटन, कितने पे? 60 डिग्री पे, और ये अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है? 2 मीटर। पर मैंने तुमसे बोल दिया फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ पे लगेगा कितना? 50 न्यूटन। तो तुम जरूर बोल सकते हो कि सर फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? अच्छा 2 मीटर है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है? राइट, ये इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री, जिसकी वजह से वर्क डन हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू कॉस 90, कितना? 0। इसी तरह से मैंने तुमको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताया हुआ है, जिस फोर्स से किया गया जो वर्क होता है वो हमेशा 0 होता है। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट होता है टेंजेंशियल, दोनों के बीच का एंगल कितना? तो तुम चाहो तो उसी चीज को यहां पे क्या कर सकते हो, नोट करके लिख सकते हो कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, है ना। इसको पूरा लिखना कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, हमेशा कितना होता है? 0 होता है। अब चाहे वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी तरीके का हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे टेंशन हो, चाहे नॉर्मल रिएक्शन हो, चाहे ग्रेविटेशन फोर्स हो, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वो कुछ भी हो। इसी तरह से हमारे पास यहां पे एक तीसरा पार्ट है सी, राइट, नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो, और ऐसा तब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह का ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास 5 kg का ऑब्जेक्ट है, यहां पे हम लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स, लेट्स से यहां पे 37 डिग्री पे। ऐसा करने से ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जा रहा है कितना? 2 मीटर। बट अब जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाला है, राइट, जो सरफेस है वो फ्रिक्शन वाला है, और यहां पे दिया है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना? 0.2, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। कितने फोर्सेस इसमें लग रहे हैं? बाय द वे 4 फोर्स लग रहे हैं। एक 20 न्यूटन तुमने लगाया,
एक नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन। तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब यार पहले तो ये निकालें कि सच में वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मूव ही ना करे, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने इसको कंपोनेंट में क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, लिमिटिंग से, राइट, लिमिटिंग से कंपेयर करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 20 cos 37, cos 37 कितना, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। ऊपर की तरफ 20 sin 37 कितना, 12, नीचे की तरफ कितना, 50, और ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन। ये किसकी तरह वर्क करेगा, एक्सटर्नल। जब टेंडेंसी ऑफ मोशन उधर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, ये तो कंपैरिजन के बाद ही समझ में आएगा, है ना। तो हमने यहां पे बोला कि भाई जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा वो कितना है, 16 न्यूटन, राइट। लिमिटिंग निकालने के लिए म्यू इंटू आर लिखना पड़ेगा। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू कितनी, 50 माइनस 12। ये बेटा वो पार्ट है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं अभी, राइट। तो 50 माइनस 12 हो गया 38 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना, 7.6 न्यूटन। हमने बोला सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग, इसलिए फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, लिमिटिंग के बराबर, विच इज, तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया, राइट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, मुझे वो पता चल गया। और एंगल कितना है, 180 डिग्री। देखो मैं जानबूझ के यहां पे ऐसे लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, जानबूझ के। और अगर तुमने यहां पे एंगल 37 लिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ये एंगल कौन सा वाला लेना है, जिधर फोर्स लग रहा है और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, कितना, 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू -1। तो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय -1। तो ये हो गया 15.2, लेकिन किसमें, माइनस में। अगेन हमें यहां पे एक नोट लिखना होगा। नोट हमारा जो रहेगा वो ये कि वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्सेस आर जनरली नेगेटिव। और जनरली टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ये बोलना चाह रहे हैं हम कि जो रेसिस्टिव फोर्सेस होते हैं, फिजिक्स में 3 रेसिस्टिव फोर्स पढ़ना है, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फोर्स नहीं होता, विस्कस फोर्स होता है। ये तीनों क्या करते हैं, जनरली रेसिस्टिव फोर्स होते हैं जो मोशन का अपोज करते हैं जनरली। तो जब जब ये अपोज करेंगे, अपोजिट एक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि जनरली ऐसा होता है, क्योंकि कुछ केसेस हमने फ्रिक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जहां पे मोशन का अपोज नहीं बल्कि मोशन का, और एक बढ़िया एग्जांपल है हमारा मूवमेंट, हमारा चलना। जब हम चल रहे होते हैं तो मुझ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, फॉरवर्ड एक्शन में। अरे मेरा पैर इसके रिलेटिव किधर जाना चाह रहा है, यहीं से फ्रिक्शन चालू किया था, तो मेरा पैर इसके रिलेटिव पीछे जाना चाह रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर वर्क डन मैं निकालूं अपने लिए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, फोर्स भी आ गया, वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल उसी तरह से एक नीचे में मैं ऑब्जेक्ट रखूं, उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दूं और नीचे वाले को आगे खींचूं, तो आगे वाला ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी आगे जाता है। कल जाने से पहले एक क्वेश्चन किया था कि वो मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए वो आगे जाए, है ना, मान लो वो आगे जा रहा है, तो बेटा फ्रिक्शन उसके लिए आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, उसके लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि रेस्टिव फोर्स से भी किया गया जो वर्क होता है वो पॉजिटिव आ सकता है, पर जनरली क्या होता है, और उसका एग्जांपल एक यहां पे हमने क्या कर लिया, देख लिया है। तो वर्क डन पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों हो सकते हैं। क्लियर है ये, पहले इसको नोट कर लो बेटा, है ना। यहां पे नोट लिखना है बेटा, है ना, यहां पे नोट लिखना है, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्सेस, यहां पे सबसे लास्ट में, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्सेस आर जनरली नेगेटिव। वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्सेस आर जनरली नेगेटिव। और जनरली को क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसी तरह से यहां वाले नोट में भी लिख लेना है तुमको, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस ऑलवेज जीरो, है ना, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस ऑलवेज जीरो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो तो फॉर्मूले में बेस्ड एक क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं
लेट्स से एक ट्रक है इस तरह से जो कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस ट्रक के पीछे में एक इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से लगा हुआ है, एक इंक्लाइंड प्लेन लगा हुआ है, और ये जो एंगल है ये गिवन है कितना, 37 डिग्री का। इसके ऊपर में एक 5 किलोग्राम का क्या है, ब्लॉक है, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये कैसा है, रफ है। राइट, सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, रफ है। क्वेश्चन बोला है कि अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ ना फिसले, राइट, नीचे की तरफ अगर ये स्लाइड ना करे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन 2 सेकेंड कितना होगा। राइट, क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, लिख लेना एक बार। इन द गिवन डायग्राम if the block of 5 kg does not slide then find the work done by friction force find the work done by friction force in 2 seconds। 2 सेकंड में कितना वर्क किया है ना। फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन नहीं है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दिया हुआ। चलो एक बार ट्राई करो जरा। 3 चीजें तुमको क्या करनी है, निकालनी है। राइट, 3 चीजें निकालनी है कि फोर्स कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है। देखो इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, नीचे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर के इधर। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सिंस ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा के बराबर, राइट, एक्सटर्नल के बराबर। ये ऑलरेडी देखा हुआ है हमने, तो ये हम लिख सकते हैं mg sin थीटा, और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मास कितना गिवन है, 5 × 10, और sin 37 कितना, 3/5। तो ये आ गया कितना, 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें पता चल गया। अगला हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट उधर ही होगा जिधर ट्रक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये निकाल सकते हैं किससे, v × t से। तुम अगर चाहो तो सेकंड इक्वेशन लिख सकते हो, s = ut + ½ v/t², और a की वैल्यू कितनी, 0, तो s = क्या हो जाएगा, ut, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो सेकेंड हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं v × t से, विच इज 4 × 2 कितना जाएगा, 8 मीटर। ये मुझे पता चल गया। अगला क्या निकालना है, एंगल। राइट, एंगल की वैल्यू कितनी है, एंगल की वैल्यू कितनी, देखो अगर ये 37 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 37 होगा, और अगर ये 37 है तो ये रिमेनिंग कितना बचा, 180 - 37। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल, ये टोटल है कितना, 180, ये एंगल कितना है, 37, तो रिमेनिंग कितना बचा, 180 डिग्री - 37। अरे माइनस मत कर देना इसको नहीं तो पता चला एंगल ही नहीं निकाल पा रहे, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, cos थीटा, विच इज cos 180 - 37। याद करो कुछ सिखाया था, cos 180 - थीटा। चेक करो जरा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस। जब 180 से किसी एंगल को चेक करते हैं तो आइडेंटिटी चेंज, तो cos वापस से cos में, तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा के बराबर आ जाएगा। तो कितना, माइनस, और cos 37 कितना, तो ये मुझे एंगल मिल गया। यही 3 चीज चाहिए मुझे इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। सिंपल सा है। वर्क डन हमारा कितना जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स विच इज 30 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई -4/5। किसी ने किया इसको सॉल्व, क्या है आंसर, राइट, -6 × 8 × 4, 96 का डबल, राइट, 29 -192 जूल। राइट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज जनरली नेगेटिव, वो भी वहां पे माइनस से दिख रहा है। क्लियर है ये,
-192। देखो, तो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन जब भी रहेगा, हमेशा क्या करना है, यही तीनों चीज को फाइंड करना है कि फोर्स कितना लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, और साथ ही साथ दोनों के बीच का एंगल कितना है। इसमें कई टाइप के लिफ्ट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मान लो ये बोला हुआ है कि भाई लिफ्ट जमीन पर रखा हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 है। अचानक से लिफ्ट ऊपर की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे, एक्सेलरेट होने लगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो वर्क डन बाय टेंशन। तो सिंस लिफ्ट वाला केस हमने ऑलरेडी क्या किया, देखा हुआ है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो या नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो, उन सारे ही केसेस में हम क्या कर सकते हैं, टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमने टेंशन निकाल लिया और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर, तो हमें यह पता चल जाएगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। भाई टेंशन भी ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर की तरफ, तो एंगल की वैल्यू कितनी, 0। रहा क्या, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहां पे एक्सिलरेट हो रहा है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन ये दे दे कि एक ऑब्जेक्ट, एक लिफ्ट है जो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वर्क डन बाय टेंशन, तो टेंशन ऊपर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे, एंगल की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो टेंशन कितना हो जाएगा, mg माइनस ए, m ब्रैकेट में g माइनस ए, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो m g प्लस ए। तो इसके 6 केसेस हमने देखे थे। टेंशन हम निकाल सकते हैं, हमको निकालना आता है, एंगल हमें पता है, और डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वर्क डन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन जब भी आएगा, हमेशा ध्यान रखना है कि किस टाइप से मैं फोर्स निकालूं, कैसे मैं एंगल निकालूं और कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालूं, बन जाएगा। क्लियर है ये हमारा पहले वैरायटी क्वेश्चन। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है। इसी तरह से सेकंड केस हम ले रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे हमने क्या किया, सीखा हुआ है, और एग्जांपल वहां पे वर्क डन का ही लिया था। और डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर डॉट का क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है बेटा, ध्यान रखना है। तो 2-3 क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, यहां पे भी लिख ले रहे हैं, पर कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप से टफ नहीं है, बस खाना पूर्ति टाइप का काम है कि हाँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट है और वो कर सकते हैं। तुमको बताया अगर फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दे दे और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर के फॉर्म में दे दे, तो सॉल्यूशन कैसे लाएंगे हम, डॉट प्रोडक्ट से, है ना। तो टॉपिक डालना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, और एक एग्जांपल लिखना है सीधा सीधा। एग्जाम्पल लिखना है, a force F vector is equal to, a force F vector is equal to -5 I cap plus 4 J cap plus 3 K cap Newton plus 3 K cap Newton displaces an object for S vector is equal to -2 I cap minus J cap plus 2 K cap meter plus 2 K cap meter. Then find the work done by this force. Find the work done by this force. कितना बेटा, 12 जूल। राइट, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को बस खत्म। तो वर्क डन इज इक्वल टू हम यहां पे लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू -2 कितना, 10, 4 इंटू -1 -4, 3 इंटू 2 कितना, +6, तो 16 -4 कितना आ जाएगा, 12 जूल। अगर इसको थोड़ा सा टफ भी बनाना चाहेगा तो भी ये टफ नहीं बन सकता, सिंपल सा ही क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन हम यहां पे और देख ले रहे हैं, है ना, एक क्वेश्चन हमें और देखना है। क्वेश्चन लिखना है, a force F vector is equal to 2I cap minus 3J cap
प्लस 5 के कैप न्यूटन 2i cap minus 3j cap plus 5 k cap Newton displaces an object from point A right, और उसका पोजीशन वेक्टर है minus 2i cap minus j cap plus 2k cap meter to point B minus 3i cap plus j cap minus 2k cap meter from point A to point B. Then find the work done by this force. माइनस 28 जूल। राइट, क्वेश्चन अभी भी डिफिकल्ट नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा इसने बोल दिया था कि भाई एक ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगा और वो इतना क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ना बता के क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर। वो ये बताना चाह रहा है कि भाई मान लो एग्जांपल के तौर पे कि उस दीवार से पहले मैं 10 मीटर पे खड़ा था, फिर मुझ पे फोर्स लगा, अब मैं उस दीवार से, उस वॉल से 15 मीटर पे खड़ा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर का। पहले मैं 10 मीटर पे खड़ा था, जब मुझ पे फोर्स लगा, अब मैं वहां से 15 मीटर पे खड़ा हूं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितने का, 5 मीटर का। तो बिल्कुल इसी तरह से पहले यहां पे था, अब यहां पे, तो हम सेकंड में से, सेकंड के पोजीशन वेक्टर से पहले के पोजीशन वेक्टर को माइनस करके पहले क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। 15 माइनस 10 करके 5 मिनट निकाल दिया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फिर वो चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। -3 माइनस -2 कितना आ जाएगा, माइनस आई कैप, जे माइनस माइनस जे प्लस 2j कैप, -2 -4 k कैप मीटर। क्वेश्चन आसान है, एक ही गलती हो सकती है कैलकुलेशन की, जानबूझ के इसलिए खूब सारे प्लस माइनस दिए हुए, थोड़ा केयरफुल रहना है, जहां पे जितना आसान क्वेश्चन उतनी ज्यादा केयरफुल भी। फिर हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं सीधा सीधा, वो निकालेंगे F डॉट S से I को I के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू -1 -2, -3 इंटू +2 -6 और 5 इंटू -4 -20, तो आंसर आ जाएगा -28 जूल। और इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, किसी भी टाइप से और कुछ भी इसको बनाया नहीं जा सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहने वाले, लिख लो इसको। देखो तीसरा जो हमारा केस है वो इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कब करने की जरूरत पड़ेगी पहले वो हम समझ लेते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है कि हमारे पास जो फोर्स गिवन है, राइट, जो फोर्स दिया हुआ है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये सीधा सीधा इस पर डिपेंड करता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यार कांस्टेंट फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या और वेरिएबल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है F = 30 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है 30 न्यूटन ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। अब चाहे ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो या वेक्टर के फॉर्म में, भाई वेक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मान लो मैंने पहले बोला कि कहीं पे वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है F वेक्टर = 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन। क्या इसमें कहीं भी i, j या k का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है? नहीं, i का कोफिशिएंट हमेशा 3 रहेगा, j का -1 और k का हमेशा कितना, 2। तुम चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, √3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से अगर कहीं पे फोर्स दिया हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो क्वेश्चन को तुम चाहो तो फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल के और एंगल निकाल के। तुम चाहो तो डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हो, विच इज वेरी इजी, राइट, कंपैरेटिवली काफी आसान है। तुम चाहो तो इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चन को तुम चाहो तो इंटीग्रेशन के सॉल्व कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। और हमें पता है यार, जहां पे भी सुई से काम हो सकता है वहां पे तलवार निकालने की जरूरत, और इंटीग्रेशन तलवार क्यों फालतू, पता चला खुद ही घुमाने के चक्कर में खुद गड़ गए। तो हम यहां पे जरूर लिख रहे हैं कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो हम लिख सकते हैं कैन बी सॉल्व्ड
ईदर बाय डॉट प्रोडक्ट और बाय इंटीग्रेशन। हम जरूर इसको दोनों से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पर हमारा प्रेफर्ड मेथड क्या रहेगा, बहुत ही क्यूट सा मेथड, सिंपल सा है, गलत करने के चांसेस नहीं है। तो हम इंटीग्रेशन से कांस्टेंट फोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। लेकिन अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है, अब वेरिएबल फोर्स भी दो टाइप्स हो सकता है वेक्टर के फॉर्म में रहे या हो सकता है डायरेक्ट बिना वेक्टर के फॉर्म में रहे। और वेरिएबल फोर्स अगेन दो चीजों के फंक्शन हो सकते हैं। ये वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो सकता है या टाइम का फंक्शन हो सकता है। तो मैं इसमें दोनों ही मेंशन कर दे रहा हूं। मान लो मैंने बोला वेरिएबल फोर्स में जो हम वेरिएबल फोर्स ले रहे हैं, इसमें अगर एक फोर्स दे दे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, फॉर एग्जांपल 3xi कैप माइनस 2y स्क्वायर j कैप प्लस 8k कैप न्यूटन। तो अगर तुम इसमें देखो तो ये फोर्स x एज वेल एज y पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई फोर्स x y z के फॉर्म में लिखा हो या सिर्फ x सिर्फ y सिर्फ z के फॉर्म में लिखा हो तो फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल। बिकॉज अगर ये फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बदल सकती है बिल्कुल। और अगर वो बदल सकता है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर बदली, या तो तीनों या तो कोई भी एक, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये फोर्स क्या कहलाएगा, वेरिएबल। ये फोर्स वेरिएबल है और साथ ही में किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। तो यहां पे हम लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हो सकता है फोर्स ऐसा भी दे दे, कहीं पे मान लो इस तरह से लिख दिया 3t स्क्वायर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप न्यूटन। अब यही फोर्स किसका फंक्शन हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया। या फिर अगर वो वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया है तो ऐसा भी दे सकता है, फोर्स इज इक्वल टू 8t स्क्वायर न्यूटन। अगेन किसका फंक्शन है, अब बेटा टाइम तो बदलेगा ही बदलेगा, तो हम लिख सकते हैं ये हो गया फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो गया फंक्शन ऑफ टाइम। इस तरह से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये वेरिएबल फोर्स है या नहीं है। अगर वेरिएबल फोर्स है तो डॉट प्रोडक्ट से या फॉर्मूले से डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहां पे वेक्टर के फॉर्म में तुमने सोचा डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व कर लेंगे, गलत आएगा। यहां पे वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तुमने सोचा क्या करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। इनको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन से। एक और तरीका है जो मैं बाद में बताऊंगा, ध्यान रखना, एक और तरीका है, पर ध्यान ये रखना है कि अगर ये है तो कभी भी डॉट या डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कैन बी सॉल्व्ड बाय इंटीग्रेशन। अब इन दोनों में भी वेरिएबल फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और वेरिएबल फोर्स जो टाइम का फंक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन मजेदार होंगे। मजेदार क्यों होंगे, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा, राइट। इस पार्ट तक आज हम नहीं पहुंच पाएंगे, इस वाले पार्ट को कल करेंगे। और ये वाले क्वेश्चन होंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बाकी क्वेश्चन क्या है, आसान है। तो वेरिएबल फोर्स दोनों का फंक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का एज वेल एज, अगर वो टाइम का फंक्शन हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और मजा आएगा, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है ये? तो पहले तो इसी को लिख रहे हो, फिर हम थर्ड केस देख रहे हैं, नोट करो इसे। अब हमें क्या करना है, देखना है थर्ड केस, राइट। केस 3, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, लिख लो साथ में, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, राइट। ये हमने क्या किया है, बड़ा हथियार निकाला है और इंटीग्रेशन से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए, है ना। कांस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यार कांस्टेंट के लिए हमारे पास और अलग तरीके हैं, है ना, इसलिए हमने यहां पे लिख लिया। साथ ही साथ लिखना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसी तरह से जो सेकंड केस हमने लिखा है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, उसमें हमने किससे सॉल्व किया है, कांस्टेंट फोर्स से।
तो वहां पे ब्रैकेट में ये भी लिखना है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो जो सेकंड केस तुमने लिखा हुआ है उसमें ब्रैकेट में लिख लेना है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और यहां पे हम देख रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसको भी हम दो पार्ट में क्या करेंगे देखेंगे। पहला हम देखेंगे अगर ये फोर्स किसका फंक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट का, राइट, नॉर्मल है आराम से बन जाएगा। दूसरा अगर ये फंक्शन हुआ किसका, मजेदार क्वेश्चन होगा, उसके भी दो तरीके होंगे सॉल्व करने के, राइट, दो अलग तरीके होंगे। पर पहले मैं यहां पे थोड़ा सा क्या कर रहा, जनरल फॉर्म बता दे रहा। जनरल फॉर्म है, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल फोर्स है, लेट्स से एफ वेक्टर, इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, जहां पे ये वेरिएबल फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। अब मुझे पता है कि इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट डायरेक्ट मैं डीएस के साथ नहीं लिखूंगा बेटा, मुझे इनफैक्ट डीएस को भी एक्सपैंड करके लिखना होगा डीएक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और अगर लिमिट दी हुई है तो लिमिट इस तरह से दिया रहेगा कि उस ऑब्जेक्ट को हमने x1 y1 z1 से डिस्प्लेस कर दिया कहां तक, x2 y2 z2 तक। तो ये हो गई इनकी लिमिट्स, राइट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इसके लिए अगर हमें वर्क डन क्या करना है, निकालना है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि वर्क डन क्या होता है f इंटू एस, लेकिन f भी दिया हुआ है आई कैप जे कैप के कैप और s भी दिया हुआ है इस तरह से। तो ध्यान रखना बेटा, i को i के साथ इंटीग्रेट करना है, j को j और k को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, और साथ ही साथ x के लिए लिमिट रखनी है फ्रॉम x1 टू x2 y1 टू y2 z1 टू। तो हमने तुरंत ये देखा कि यार बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया, एक तरीके से फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आंसर ले आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि उतना मजेदार क्वेश्चन भी नहीं है, बस लेंदी हो सकता है, इंटीग्रेशन करने में तुमको टाइम लग सकता है, पर घुमा फिरा के हम फॉर्मूले पे ही पहुंच गए। तो बस यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स इस तरह से पुट करते जाना है, x1 से x2 लिमिट दी जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन इसमें भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी तुम करते हो, राइट, इसमें भी तुम कैलकुलेशन में क्या करते हो, गड़बड़ी करते हो। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए थोड़ा क्या करना है, केयरफुल रहना है। अब एक चीज और बता दे रहा हूं, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम क्या करेंगे देखेंगे, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखेंगे। वहां पे एक फॉर्मूला होता है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो यहां से हमारे पास हो जाता है डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और अगर पूरा निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और डिस्प्लेसमेंट को भी या पोजीशन को भी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो आज हमने फॉर्मूला देखा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर या डी एस, जो चाहो उस तरह से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और वहां पे फॉर्मूला है डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्या सिमिलरिटी देख सकते हो तुम इसमें, राइट, दोनों में सिमिलरिटी, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर वेक्टर, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं f को वेक्टर के फॉर्म में एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप ऐसे लिख सकता हूं, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तो ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप लिख सकता हूं। तो वहां भी क्वेश्चन वैसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बिल्कुल यही पैटर्न वहां भी तुमको देखने मिलेगा, सिर्फ एक डिफरेंस दिख रहा होगा तुमको, ये एक्स्ट्रा माइनस साइन, बस यही दिख रहा है। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे दिमाग में 10 कॉन्सेप्ट है, अगर 2 कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं तो क्यों ना हम उनको पैरेलली पढ़ लें। कि अगर यहां पे वर्क डन निकालना सीख लिया हमने इस तरह से, तो वहां पे हमें पोटेंशियल निकालना आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। सिंबल ही तो चेंज है, एक डिफरेंस है मात्र, क्या यहां पे माइनस है, तो तुम आराम से सॉल्व करो, लास्ट में माइनस लगा देना। अरे आ रही बात समझ में? वहां पे भी हम डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड, और ई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड। और वहां भी अगर पूरा इंटीग्रेशन करना है तो बेटा इंडिविजुअली करना पड़ेगा, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई, और क्लियर है ये? तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऑलरेडी नहीं और यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी। यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। लिमिट दी हुई है तो बिल्कुल इसी तरह से लिमिट भी लिख सकते हैं।
क्लियर है ये? राइट? इस फॉर्मूले को लिख लो। तुम चाहो तो अपने हिसाब से इसको भी लिख सकते हो, राइट? साथ ही साथ कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन, और इस चीज का ध्यान रखना है, जहां जहां सिमिलर कॉन्सेप्ट आएंगे हम उसको जरूर एक बार डिस्कस करेंगे, ताकि पढ़ें एक बार, यूज कर पाए मल्टीपल टाइम्स, है ना? तो इतना लिख लेना है। पर इस पे जो क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन करेंगे वहां पे थोड़े से कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह होते हैं, वो भी हम क्या करेंगे देखेंगे। फॉर्मूला लिख लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कल कर लेंगे। क्लियर है ये? मैं यहाँ पे माइनस लिख दिया है, हालांकि और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं दोनों में बोल रहा हूँ कि इसमें माइनस है, इसमें नहीं होता है ना? वो गलती से लिख दिया था मैंने अभी ध्यान दिया है।